हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि AIBE 20 का जो एग्ज़ाम है ये संडे में होने वाला है, यानी 30 नवंबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो BCI कंडक्ट कराता है ये एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके मन में एक बड़ा डाउट है कि ये एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्जाम में बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे, पिछली बार बहुत ज़्यादा लोग फेल हुए हैं। इस चीज़ को लेकर तरह तरह की शंकाएं हैं। इसके बावजूद अलग अलग मीडियम से, अलग अलग माध्यम से न्यूज़ दी जा रही है। कहीं ना कहीं एक डर बिठाया जा रहा, AIB, मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात यह है, AIB हलवा है, हलवा। अगर जो इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो बच्चा फेल होगा, या इतना डरने की क्या जरूरत है इसमें। इसमें तो सीधी सी बात है, ओपन बुक यानी कि ओपन डायरेक्ट एग्जाम है। दूसरी चीज ये है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको ये एग्जाम का ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि आपको COP मिलेगा, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। अगर जो थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना ली जाए, और स्ट्रेटजी से अभी भी आप ये ना समझें कि हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, ये मेरी गारंटी है। अगर जो आप थोड़ा सा अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय इस एग्जाम को देकर, और एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ, अगर जो आप थोड़ा सा सही से देख लें, तो निश्चय ही आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, एक बात कही जाती है कि विनर नेवर डू डिफरेंट वर्क बट दे डू डिफरेंटली। कि विजेता जो है कोई अलग काम नहीं करता, बस उसका करने का तरीका अलग होता है। आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। हमारे पास सामने सिलेबस स्पेसिफाइड है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे सपोज करो मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारतीय संविधान की बात करूं। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 मार्क्स का आएगा, यानी कि 10 सवाल जो हैं वो भारत के संविधान से आएंगे। तो हमें अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के जो ये 10 सवाल है, आखिर वो कौन सा कोर एरिया है, वो इंपॉर्टेंट एरिया है कि जहां से संविधान से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, आप प्रियम्बल को देखो। प्रियम्बल से जनरली क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ आप फंडामेंटल राइट्स को देखो। फंडामेंटल राइट्स तो बैकबोन है। फंडामेंटल राइट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि मौलिक अधिकारों में, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये चीज रखना है कि मौलिक अधिकारों में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो कौन से केस से कौन सा अमेंडमेंट आया है। जैसे सपोज करो आप देखोगे आर्टिकल 13 में सब आर्टिकल 4, तो इसके लिए आपको गोलकनाथ का केस देखना पड़ेगा। गोलकनाथ के केस के बाद जो है ये अमेंडमेंट आया, यानी कि गोलकनाथ के डिसीजन को का जो इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए, उसको ओवर रूल करने के लिए जो है ये आया है। इसी तरीके से आपको फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट केसेस और खास तौर से आर्टिकल 21 को अच्छे से फोकस करना है। इसी के साथ आप जो है इसमें DPSP को देखेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आपको एक बार देखें, एक बार इंडेक्स को अच्छी तरीके से पढ़ें। जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को देखें। यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी, अमेंडमेंट, और इसी के साथ जो है अपना हमारा लीगल, जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, कानून बनने का क्या तरीका है, ये जो है ये संविधान के कोर एरियाज हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर जो हम बात करें CPC की, तो CPC का भी अपने आप में काफी अच्छा वेटेज है, यहां से भी 10 नंबर का आएगा। और CPC को आप जानते हैं कि CPC में हम दो चीजें जनरली पढ़ते हैं, एक सेक्शंस और एक ऑर्डर्स। जब हम सेक्शंस की बात करते हैं तो CPC में 158 सेक्शंस हैं, यानी कि 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। और आदेश के अंदर जो है नियम है, यानी कि जो ऑर्डर्स है उसके रूल्स हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप 51 ऑर्डर से 51 आदेश है, आपको 51 आदेश के टाइटल पता होने चाहिए। और टाइटल भी अगर जो पता नहीं है, एक पेपर पे लिखें
और एक पेपर में मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में जो है लिख लें, जैसे आदेश 1 में जो है वाद के पक्षकार हैं, आदेश 2 में वाद की विरचना है, आदेश 3 में मान्यता प्राप्त अधिकरणकर्ता है, और आदेश 4 में जो वादों का जो है सुनिश्चित किया जाना है, आदेश 5 में समन है, आदेश 6 में अभिवचन है, आदेश 7 में जो है वाद पत्र है, आदेश 8 में लिखित कथन है, आदेश 9 में पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति का परिणाम है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर जो आपको पता है कि कहीं पे प्लेंट से क्वेश्चन आ रहा है, अभिवचन से क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहा है कि भैया बताओ कि प्लेंट को कब खारिज किया जाएगा, जो अभिवचन है वो कब रिजेक्ट, वाद पत्र जो है वाद पत्र कब खारिज किया जा सकता है। अगर जो आपको पता है कि प्लेंट के बारे में तो कहाँ है, ऑर्डर 7 में है, आप ऑर्डर 7 में जाए, ऑर्डर 7 के इंडेक्स को उठाएं, इंडेक्स में रूल को देखें, जो सा रूल आपको मिल गया वो आपका आंसर मिल गया, तो बड़ी इजी सी बात हो जाएगी। तो आपको जो है मैंने पहली वीडियो में बताया, इंडेक्स को जो है कमांड करें, और अगर जो इंडेक्स आपको पता चल गया, सपोज करो आपने जो है 51 ऑर्डर्स हैं, लेकिन आपको ऑर्डर्स के जो है टाइटल ही पता नहीं है, आपको ये नहीं पता कि रिटन स्टेटमेंट कौन से ऑर्डर में है, तो आप वहां पर ढूंढोगे। आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑर्डर को याद करें। ऑर्डर का पता होना चाहिए कि हाँ समन से कोई क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कि समन के रिगार्डिंग कहां पर प्रोविजन, समन के रिगार्डिंग प्रोविजन जो है वो ऑर्डर 5 में दिया गया है। अब ऑर्डर 5 को आप यहां पर देखेंगे। अगर जो धाराओं की बात कर रहा है तो धाराओं में याद रखना 27 से लेकर 32 तक देखना, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि धाराओं की बात हम अलग कर रहे हैं, यहां पर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो मेरा मेन फोकस ये है, मतलब मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप जो है जितने भी 51 ऑर्डर्स हैं उनको एक पेज पर नोट डाउन कर लें, 2-3 बार उन्हें लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा वो वहां पर ये वाली चीज है। इसी के साथ हम अब हम आगे बात करते हैं बीएनएस की और आईपीसी। देखिए यहां पर आईपीसी और बीएनएस दोनों को मालूम कर रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जो मार्केट के अंदर बेरेक्ट है, बेरेक्ट की इंडेक्स जब आप लोगे तो वहां पर कंपेयर की है। और कंपेयर कैसे की कि जैसे सपोज करो पहले कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में आता था, लेकिन बीएनएस में अब कहां पर है, तो आप वो वाला बेरेक्ट लें। और इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या देखनी है, कि डेफिनेशन क्लोज देखनी है। आईपीसी में वही जनरल एक्सप्लेनेशन हो जाते हैं, जनरल एक्सेप्शन देखने हैं, अपवादों को देखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आता है कि सामान्य अपवाद जो है। इसी के साथ जो है अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वहां से अक्सर पूछा जाता है। कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, इसके बाद जो है हर्ट है यानी कि उपाधि है, घोर उपाधि है, चोरी है, डकैती है, लूट है, उद्यापन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बीएनएस के अंदर, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। इन टॉपिक्स को आपको जो है क्या करना है, फोकस करना है। इसी के साथ अगर जो हम बात करें सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों को मालूम किया जा रहा है, सीआरपीसी को भी और बीएनएसएस को भी मालूम किया जा रहा है। तो यहां पर भी आपके पास देखिए, आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर है, क्योंकि बेरक तो आपके पास रखा हुआ है, तो बेरक तो आपके पास रखा हुआ है। तो यहां पर आपको बीएनएसएस में और सीआरपीसी में क्या क्या प्रोविजन है, आपको सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि यहां पर डेफिनेशन क्लोज को बहुत अच्छे से देखना है। डेफिनेशन क्लोज का एक बार इंडेक्स पढ़ लें, डेफिनेशन क्लोज। इसी के साथ दूसरी चीज आपको बीएनएसएस और सीआरपीसी में यह देखना है कि कौन से मजिस्ट्रेट के बारे में कौन से सेक्शन में प्रोविजन है और कौन से मजिस्ट्रेट का कौन अपॉइंटमेंट करता है, यह चीज जरूर देखनी है। इसी के साथ तीसरी चीज यह देखनी है कि कौन सा मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकता है, कौन कितना पनिशमेंट दे सकता है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अरेस्ट, गिरफ्तारी, इसको बहुत अच्छे से देखना है। प्रोसेस यानी कि सम्मन है, वारंट है, अटैचमेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये भी देखना है। इसी के साथ आपको सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग पीस है या ये गुड बिहेवियर, इसके लिए जो प्रोविजंस हैं इन प्रोविजंस को भी अच्छे से देखना है। एफआईआर वाला जो चैप्टर है, एफआईआर को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ट्रायल को देखना है। ट्रायल जनरली आप देखेंगे 4 तरह के ट्रायल आपको देखने को मिलेंगे। सेशन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, सम्मन ट्रायल है और समरी ट्रायल है। ट्रायल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायल कहां से कहां तक है। इसी के साथ अगर जो हम बात करें बीएसए की, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1872 का भी, ये दोनों आ रहा है। तो यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी है। जैसे डेफिनेशन क्लोज है, आपको उसे बहुत अच्छे से देखना है। रेलेवेंसी है, और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में जो है, जैसे अगर जो मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 16 तक
अच्छे से देखना है। और अगर जो बीएसए की बात करूं तो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 14 तक, इसके अंदर आपको एलईबीआई मोटिव वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एडमिशन है यानी कि स्वीकृति है, इसको बहुत अच्छे से देखना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्स, कन्फेशन को देखना है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को देखना है, उन फैक्ट्स के बारे में जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, विटनेसेस है ना, और दूसरी चीज है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। इन चीजों को जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। इसी के साथ कुछ लॉज जो हैं, जैसे फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में जब हम फैमिली लॉ की बात करेंगे वहां से हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आएंगे। तो हिंदू लॉ के लिए तो जनरली आपके पास कोडिफाइड मैटर है, जनरली, मैं ये नहीं कह रहा एब्सोल्युटली, अधिकतर आपको मिल जाएगा। आपके पास एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, आप इनको जो है लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर जब हम बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ का अभी भी बहुत बड़ा एरिया जो है वो अनकोडिफाइड है। तो ऐसे में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तलाक क्या है, मेहर क्या है, इद्दत क्या है ना, इला क्या है, जिहार क्या है, खुला क्या है। अगर जो ये वाली चीज है, अगर जो आपने इसे पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो आप इसको जो है क्या करें, स्किप कर दें, क्योंकि टाइम कम है, अब ये बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात और याद रखना, मुस्लिम लॉ का कुछ पार्ट जो है वो कोडिफाइड भी है। जैसे 2019 का एक्ट है डाइवोर्स एक्ट, ट्रिपल डाइवोर्स एक्ट, इसको अपने साथ जरूर लेकर जाना। अभी करंट में वक्फ को लेकर वक्फ अमेंडमेंट आया, वक्फ एक्ट जरूर लेकर जाना, यहां से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ऐसी जो है उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है, या कह सकते हैं कि ऐसी आशंका है, ऐसी उम्मीद है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ पेपर हमारा जैसे लाफ टोट्स, अपकृत्य विधि, जहां से पूछा जाता है 4-5 नंबर का और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो लाफ टोट्स में आप क्या करें, तो लाफ टोट्स भी क्या है, अनकोडिफाइड है, यानी कि इसका कोडिफिकेशन नहीं हुआ। जब इसका कोडिफिकेशन नहीं है, जब इसका कोडिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे में एक तो आपको कंसेप्ट को समझना चाहिए, और कंसेप्ट में सबसे पहले आपको समझना चाहिए डेफिनेशंस, किसने क्या कहा टोट के बारे में। अगर देखो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो, आप एक बुक से देखें और उनको विनफील्ड ने क्या कहा, सामन ने क्या कहा, फ्रेजर ने क्या कहा, है ना, तो ये वाली चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक मैगजिम, लाफ टोट्स में मैगजिम, मैगजिम कैसे, जैसे डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, है ना, इस तरह के जो ओबी जस इबी रेमिडियम, इस तरह की जो मैगजिम है, बहुत सारी मैगजिम है लाफ टोट्स में, आपको वो लैटिन मैगजिम जो हैं उनका पता होना चाहिए, उन्हें जरूर देख लेना, वहां से क्वेश्चंस आएगा। इसके अलावा जो कंसेप्ट है, जैसे लाइबिलिटीज हैं, तो लाइबिलिटीज में आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ोगे, स्टिक लाइबिलिटी पढ़ोगे, वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ोगे, और आप ये देखना ये लाइबिलिटी कौन कौन से केसेस से आई हैं। जैसे सपोज करो मैं अगर स्टिक लाइबिलिटी का कंसेप्ट की बात करूं तो रायलेंस वर्सेस फ्लेचर में आया। इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की, तो ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया। तो आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। बहरहाल लाफ टोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैं बता रहा हूँ, एक बार आप उसमें देख लेना, सर्च कर लेना। आप चाहें तो एम लॉ क्लासेस मेरा मतलब यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर लाफ टोट्स को लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेकर, पीआईएल को लेकर एक पूरी जो है डिटेल वीडियो पड़ी हुई है। आप अगर उसे देखेंगे तो जहां तक मैं समझता हूं काम हो सकता है, अधिकतर वहां से मिलने का चांस है, गारंटी मैं नहीं लेता। तो आप लाफ टोट्स में अगर जो इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें तो देखिए, एक केस है डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन, नेग्लिजेंस पर केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसी के साथ रायलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, तूरी लाल का केस है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का केस है, एसबी वर्सेस वाइट का केस है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और इसी के साथ जो है डीपी चौधरी वर्सेस मंजू लता और आदि, ये मतलब जनरली ये इंपॉर्टेंट केस है। तो जहां तक मेरा मानना यह है कि अगर जो आपने इतना भी कवर कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। आपका बेरेक्ट्स जो हैं वो जरूर लेकर जाना, क्योंकि यहां से अगर जो इतना भी आपने कर लिया तो जहां तक उम्मीद है, श्योरिटी भी है कि कहीं ना कहीं एग्जाम जो है आपका क्रैक हो जाएगा। दूसरी चीज, अफवाहों पर ध्यान ना दें, डरे नहीं, क्योंकि कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और आप अभी से ही फोबिया, इतने डर जाओगे, क्या होगा, फेल हो जाओगे। अरे आप सोचो, क्यों फेल हो जाओगे? फेल होने का कोई रीजन तो होगा। आपका ओपन बेरेक्ट एग्जाम है, आप बेरेक्ट साथ लेकर जा सकते हो। आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, बेरेक्ट को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आने से मतलब, और मैंने इसका पहले भी आपको बता दिया था
कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इंडेक्स को पर डे पढ़ें, इंडेक्स को पढ़ें। इंडेक्स पढ़ोगे तो बेरेक्ट अपना आप जो है आपको पढ़ना आ जाएगा। आपसे बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जनरली क्या है, बच्चे को लगता है एग्जाम बहुत टफ है। अरे भैया एग्जाम तो टफ इसलिए है ना कि आपने बेरेक्ट पढ़ा नहीं, आपने बेरेक्ट से दूरी बना रखी है, आपने एक तरीके से बेरेक्ट से दुश्मनी कर रखी है। आप लॉ के फील्ड में हैं, लॉ के फील्ड में तो बेरेक्ट तो बिल्कुल ऐसे है जैसा कि जो आप इस्लाम को समझोगे, इस्लाम को समझो, किसी धर्म को समझोगे, उनकी अपनी एक धार्मिक पुस्तक होती है जो उसका इंपॉर्टेंस होता है, इसी तरीके से लॉ के फील्ड में बेरेक्ट का भी वही इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए डरे नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, मेहनत से पढ़ें, स्ट्रेटजी से पढ़ें, माइंड को बिल्कुल कूल करके पढ़ें,